प्रियांशु, यस सर। परसों क्यों नहीं आया था तू? सर पता नहीं अभी। बढ़िया, क्लास करे छूट जाती तो याद ही नहीं क्या। भाई आवाज नहीं पहुंच रही है। आ रही है सर। सर अब नहीं आ रही आपके पास। अभी भी नहीं आ रही सर। क्या करूं भाई, अगर जो आवाज आनी शुरू हो जाएगी आ तो। गई सर, आ गई, अब आ गई। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें एफ इक्वल टू आर बाई टू दिया था प्रूव करने को, वो तुमने किया है नहीं किया? वो आपने नोट्स नहीं भेजे थे, ध्यान नहीं रहा। अच्छा, चलो अब की बार देख लेना। मैं तुम लोगों को थोड़ा आगे बताया, तुम्हारे पास नोट्स हैं किस पेज तक है? हम्म। सर देख के बता रहा हूँ अभी। नोट्स तो मैंने, मुझे लगता है शायद तुम्हें रिफ्लेक्शन तक सेंड किए हुए हैं। ऐसे रिफ्रेशन तक भेज सकते हैं आपने 243 तक। चलो फिर सबसे पहले ना हम कर्व्ड सरफेस मिरर्स के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन में क्या होगा कि जैसे हम लोग कार्टेशियन देखते हैं कि भाई अगर इसमें हम दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उसमें हम इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मार्क करते हैं। इधर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव एक्स कह रहे हैं इनको, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है। तो ये बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए तो सही है, पर अगर हम मिरर्स के केस में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या फिर या फिर लेंसेज के केस में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें ना गड़बड़ कर जाती हैं। देखो किस तरह से, मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे सपोज कीजिएगा कि अपने पास में एक ही कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव सर आवाज चली गई है आपकी। देखो अब भी नहीं आ रही क्या? आ गई आ सर। गई सर। मेरे एंड पे दिक्कत कम मुझे लग रही है, तुम्हारे एंड पे ज्यादा। अभी भी नहीं आ रही? आ गई सर। आ रही है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करता हूँ, जो कि एक्स वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाता है, तो मुझे ये बताओ कि प्रेजेंटली जो फिगर तुम्हारे सामने है, इसमें इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? पॉजिटिव साइड। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें दिखाई देगा नॉर्मली इधर को, क्योंकि अगर मैं इस मिरर के पूरे स्फीयर को कंप्लीट करूं, तो उस स्फीयर का सेंटर ही तो इस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर, पॉजिटिव साइड पे आएगा। यस सर। तो इसकी फोकल लेंथ चूंकि आर बाई टू होती है, मैं प्रूव करके बता दूंगा अगर तुमने नहीं करा तो, वो यहाँ पे होगी। तो तुम यहाँ देखो कि इस केस में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है और इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। सही है भाई? यस यस सर। पर
अगर हम इसी मिरर को यूज कर रहे हैं, अब तुम ध्यान से देखना चीजों को, अगर हम इसी मिरर को यूज कर रहे हैं और हमने इस मिरर को जैसे ऊपर रखा है उस तरह रखने के बजाय इस तरफ रख दिया, ऐसे यहाँ पे, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? नेगेटिव साइड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की वर्टेक्स से डिस्टेंस ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे इसकी आर भी नेगेटिव हो जाएगी और फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। तो तुम ये बताओ कि एक ही मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ कभी तुम पॉजिटिव कह दोगे कभी नेगेटिव, तो तुम्हें लेके कोई श्योरिटी ही नहीं रहेगी कि इसे हमें कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव। यस सर। तो इसलिए इस तरह के साइन कन्वेंशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही। आ ही नहीं रही। नो सर, आ नहीं रही। नो सर। नहीं आ रही सर, लेकिन बीच में आई थी इसलिए। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये भी नहीं आ रही सर। हम्म आ गई। आ गई सर। भाई मैं 3 नेटवर्क बदल चुका, बताओ मैं क्या करूं फिर, अगर इतने दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं टेलीफोन वालों को। अब आ रही है साहब? यस सर। हाँ मैं ये कह रहा था तुम्हारे से कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हम उसी मिरर को की रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ को पॉजिटिव ट्रीट करने लगते हैं,
और उसी मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग नेगेटिव ट्रीट करने लगते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि अगर कॉनकेव मिरर ऐसे रख दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होने की वजह से रेडियस और फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव है, और इसी को इस तरफ रख दिया तो इसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक ही मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस सिर्फ उसको प्लेस करने से पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो तुम्हें ये बात हमेशा कंफ्यूज करेगी कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है, क्योंकि एक ही मिरर के लिए दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट नहीं हो सकती। इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो साइन कन्वेंशन चूज होना था वो ऑप्टिक्स के केस में डिस्कार्ड हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ आ गई ना भाई इतनी बात? ओके सर। अब फिर अगर इतना सब कुछ यहाँ पे भाई डिस्कार्ड हो गया तो फिर इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसकी दी, इन्होंने यहाँ पे एक नया साइन कन्वेंशन यूज किया। वो किस तरह का था जरा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। इन्होंने बेसिकली जो रेफरेंस बनाया वो रेफरेंस बनाया इन्होंने इंसिडेंट रे को। ये है देखो इंसिडेंट रे, तो तुम्हें इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग चीजों को सिलेक्ट करना है। कैसे कि इंसिडेंट रे के अलोंग जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी, अब जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है तो इस तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर होंगी वो नेगेटिव। फिर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर से ऊपर जितनी भी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव। अब जरा इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें। अभी मैं जो दोनों केस हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब करे हैं जरा उनको कोशिश करो। क्या बताया मैंने? इंसिडेंट रे के अलोंग जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करी जाएंगे वो नेगेटिव। और डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो मिरर का पोल या फिर वर्टेक्स होता है। तो देखो जरा, सपोज कीजिएगा कि तुमने यहाँ पे एक मिरर रखा है, ऐसे, ध्यान से देखना दीजिएगा। कैसा मिरर है ये? कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर पे अगर तुम इधर से इंसिडेंट रे डालने लगो तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? समझ रहे हो ना कि रे इधर से कभी नहीं आएगी इसके। रे यस हमेशा सर। जो एंड पॉलिश होता है उससे दूसरी तरफ से रे इंसिडेंट होती है। तो अगर इसके ऊपर इंसिडेंट रे ये है, तो अब तुम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इंसिडेंट रे के अलोंग जितनी डिस्टेंस मेजर होंगी वो पॉजिटिव और अपोजिट सारी नेगेटिव। पोल या वर्टेक्स से सारी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी। तो ये देखो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज कीजिएगा यहाँ पे। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस किस तरफ मेजर करोगे? बोलो। पॉजिटिव। राइट की तरफ, ऐसे। तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, बोलो, बोलते ना। यस सर। तो यहाँ आर एज वेल एज एफ दोनों कैसी होंगी? नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही being measured opposite to the इंसिडेंट रे। कौन सा वाला मिरर है भाई? ये याद रखना कि ये कॉनकेव मिरर। अब देखो फिर से ध्यान से इसी को दोबारा जरा इधर की तरफ प्लेस करके देखते हैं। अगर इस कॉनकेव मिरर को तुम यहाँ पे रखने की कोशिश करते हो तो पहली बार तो जब हमने ऐसे रखा था तो चीजें बदल गई थी,
ये देखते हैं अब की बार भी बदलेंगे। इंसिडेंट रे ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इधर की तरफ ही होगा। तो जरा यहाँ पे देखना एक बार, डिस्टेंस मेजर करेंगे वर्टेक्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, किस तरफ को, लेफ्ट की तरफ। इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर की जाएगी या अलोंग? अपोजिट। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट अप टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो चाहे तुम इसे ऐसे सेलेक्ट करो, इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ मेजर करते हैं तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव आती है, यहाँ पे भी नेगेटिव रहती है, तो जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। एग्री हो ना भाई इस बात से? यस सर। मतलब हर एक लेंस या हर एक मिरर के लिए बस तुम्हें इंसिडेंट रे का रेफरेंस बनाना है, उसी के रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट हो। अब इसके बाद फिर इसमें है भाई जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कर्व्ड मिरर्स। देखो, जो प्लेन मिरर के लिए लॉ था वही यहाँ पे भी होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा नॉर्मल के साथ। अब तुम्हें ये बात ध्यान रखने की है कि किसी भी कर्व्ड मिरर के लिए, चूंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है और स्फेयर के ऊपर रेडियस जो होती है वो नॉर्मल होती है हमेशा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो भी लाइन होएगी वो कर्व्ड मिरर के लिए नॉर्मल का काम करेगी। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो देखेंगे भाई वो हम देखेंगे विद अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये एक रे है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा। तो ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये नॉर्मल से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। समझ गए ना? हाँ सर। जैसे हम प्लेन मिरर के ऊपर अगर कोई रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट करते थे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती थी, वापस हो जाती थी। ठीक है, यस सर। वही यहाँ पे भी होएगा। पर ये समझ लेना यहाँ पे कि जो परपेंडिकुलर है वो है रेडियस के अलोंग लाइन। तो जो भी रे पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी, ये ध्यान रखना कि वो अपने पाथ को रिट्रेस कर, ऐसे ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। ठीक है ना? नहीं समझ आया? यस सर। अब दूसरा अगर हम इसी कोई कॉन्वेक्स मिरर के साथ देखते हैं जरा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मान लीजिएगा ये है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सेंटर के थ्रू कोई लाइन पास नहीं होगी, ये ध्यान रखना, सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होगी। तो जो भी रे सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होगी, ये देखो अगर हम इसको कंप्लीट करते तो ये सेंटर की तरफ जा रही थी, तो ये नॉर्मली तो मानी जाएगी। यस सर। वहां सेंटर से पास होएगी, ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए ये भी वापस आ जाए। ओके सर। समझ गए ना भाई बात? यस सर। अब दूसरी एक चीज में याद रखनी कि किसी भी मिरर के लिए चाहे वो कॉनकेव है या वो कॉन्वेक्स है,
देखो ये ध्यान रखना कि जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होता है। तो एक तरीके से ये भी तो उसके एक रेडियस के थ्रू ही होगा ना, जो स्फीयर अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये भी तो नॉर्मली है। तो इस वजह से पोल के ऊपर इंसिडेंट कोई भी रे हमेशा सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती है। समझ आ गई बात? यस सर, आ गया। अब अगर हम मिरर के लिए भाई इसको डराइव करें पहले, R इक्वल टू 2, छोटा सा ही फॉर्मूला है तो कर देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि हम जो लेंसेज और मिरर्स यूज करते हैं वो छोटे ही यूज करते हैं, ज्यादा बड़े साइज के नहीं होते हैं। मतलब इनका जो अपर्चर वगैरह है वो सेंटीमीटर्स में होता है, ये नहीं कि 2-2 4-4 मीटर के लेंस हम यूज करते हैं। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो लाइन पास होगी मिरर से वो मिरर के लिए नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है ना? यस सर। ये नॉर्मल है। और मैंने कल तुम्हें बताया था कि कोई भी पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो जिस पॉइंट से पास होती है वो कहलाता है फोकस। ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी, एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी उसके लिए हम कुछ नई चीज तो अप्लाई करने वाले हैं नहीं। उसके लिए हम लोग लॉ तो वही यूज करेंगे जो हमने अभी तक बताया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो जिस पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करती है वो फोकस कहलाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर फोकस के थ्रू कोई रे पास होती है ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि जो पाथ ऑफ द रे है वो इन्वर्टेबल होता है कि इंसिडेंट रे को अगर हम रिफ्लेक्टेड रे से चेंज कर दें तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट बन जाती है। यहाँ पे इसको याद रखना जरा कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती है वो फोकस कहलाता है, या फिर अगर वो फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और कॉन्वेक्स के केस में अगर ये चीज समझनी हो तो कॉन्वेक्स के केस में हम इसको इस तरह से समझेंगे कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ कहीं होगा ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होनी है भाई इस तरफ, कभी अंदर ही घुसा दो इसे। तो ये जिस पॉइंट से आती हुई अपियर होगी वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। वहां पे क्या होता है कि रियलिटी में ये दोनों में फर्क समझो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास हो रही है ये फोकस है पैरेलल रे, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से आती हुई दिख रही है, जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है वो फोकस। इसका दूसरा जो डायग्राम है वो इस तरह का है कि अगर अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है कोई रे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देखो तो पैरेलल हो ये जाएगी। फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये इन दोनों में बस यही फर्क है कि वहां पर जो रियलिटी में फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है। यहाँ पे क्या चेंज है कि जो पैरेलल है
वो फोकस से आती हुई दिखाई देती है, और जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है वो रिफ्लेक्शन से पैरेलल है। समझ आ गई ना ये बात? आ गया सर। अब अगर हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि भाई ये एम है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये एन है, ये वर्टेक्स या पोल है। तो तुम ये देखो ध्यान से कि ये पूरा का पूरा एंगल है, ये 2i है ना, Yes, sir. ये i है, तो ये भी तो i होगा। बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग एक चीज हमेशा यूज करते हैं कि वी ऑलवेज यूज स्मॉल मिरर्स एंड लेंसेज। तो जब ये छोटे छोटे मिरर और लेंस होते हैं तो ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट एम है वो पॉइंट पी के पास ही होता है। समझ रहे हो ना भाई? यस सर। तो देखो m अगर ये है तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये n है। अगर मैं m को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो तुम देखना कि n यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं m को यहाँ पे तो तुम ये देखो कि जितना m p के पास जाएगा उतना ही n भी p के पास जाएगा। यस सर। तो उस टाइम के लिए हम लोग इस fn को fp लिख सकते हैं, cn को cp लिख सकते हैं। दैट इज m is closer to p and cn nearly equal to cp, fn nearly equal to fp। ये बता दो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब तुम ये देखो 10i छोटे एंगल के लिए, उस टाइम पे एंगल भी छोटे होंगे, 10i नियरली i होगा, या i रहने दो, हाँ। तो इक्वल टू कितना होगा, mn अपॉन cn। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या कोई? यस सर। मतलब उस आर्क की लेंथ इतनी छोटी होगी कि हम डायरेक्ट उसमें हाँ, पाइथागोरस भी लगा सकें। वही वही मतलब ये हम ये कह देंगे कि ये आर्क इतना छोटा है कि इसको हम ना ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो आई यस सर। एंगल है, ये जो एंगल आई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये एंगल एम सी एन है, इस वाले एंगल की बात हो रही है इसकी। और 10 2i, अब 2i में कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी। अब ये चेक कर लो ये क्यों 2i है, क्योंकि ये इस एम एफ सी ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगी। इसका अल्टरनेट ये है, ये आई हो गया, ये यस सर। है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। ये कितना होगा भाई, एम एन अपॉन एफ एन, और ये नियरली इक्वल होगा एम एन अपॉन एफ पी। अब देखो ये आई है, ये 2i है, तो जरा एक बार यहाँ रखना, तो ट्वाइस ऑफ एम एन अपॉन सी पी इक्वल टू एम एन अपॉन एफ पी। काट दो, सी पी इक्वल टू ट्वाइस एफ पी नहीं है। अब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस है, और एफ पी जो है ये फोकस से पोल तक की डिस्टेंस है, तो हो तो गया आर इक्वल टू 2 है। यस सर हो Yes, गया। sir. बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या कोई? नहीं है सर। पक्का? हाँ सर, आ गया यस समझ। सर। अब इसमें हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे भाई आगे। ये तो तुमने पढ़ा होगा 10th में। यस Yes. सर पढ़ रखा है। तो इसे पढ़ाने की जरूरत है फिर? No, sir. नहीं पढ़ा दूंगा, तुम नो ना हो।
अच्छे से समझा दूंगा, वहाँ के कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलो कल पढ़ाऊंगा इसे। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर यही लेंस में भी यूज होएगा, और नॉर्मली जो 10th क्लास है उसमें ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके कराया जाता है, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से करेंगे, फिर उसी को आगे डील करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। कल कर लेंगे भाई से कुछ। फिर इसके बाद में ओके सर। इसके साथ सर काफी टेस्ट सारे कब लोगे? टेस्ट यार ले लूंगा, एक आध दिन में मिलता दूंगा। सर फिर 25 से हमारा एग्जाम है ना ओके सर। 25 से कौन सा एग्जाम आ गया तुम्हारे भी? सर स्कूल क्या है? Midterm। यार तुम्हारे एग्जाम ही चलते रहते हैं, स्कूल तुम्हारे खुलते हैं, एग्जाम रोज चलते रहते हैं। सर पूरा कोर्स आ रखा है, पूरा टर्म 1 का। नहीं, कहाँ तक है सिलेबस? तो तुम्हारा पूरा हो रखा होगा या हुआ ही नहीं? सिलेबस सर तो हो गया फिजिक्स सर हमारा, कहाँ तक आएगा? पर वो सब रिवाइज करना है ना। एसी तक आएगा सब। इसी तक आएगा, ठीक है, तो मैं करा दूंगा भैया कल। क्या तारीख है कल? कल 21 है। कल 21 है।